नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में ख़ास क्या है। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी फंड में निगेटिव रिटर्न अगर मिल रहा है तो क्या बने रहें या फिर कुछ वक्त तक और इंतज़ार करना होगा सही। निप्पॉन लार्ज कैप में भी निगेटिव रिटर्न, क्या निवेश रोकना सही होगा। मौजूदा समय में अगर आपका खर्चा 50,000 रुपये प्रति माह है तो 2051 में ये खर्च बढ़कर कितना हो जाएगा। और फंडनामा में इस हफ्ते अपने एक्सपर्ट से हम जान रहे हैं कि ESG फंड क्या होते हैं और इन पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय क्या है। और आज शो में सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर प्रबलीन वाजपेयी। प्रबलीन, बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? थैंक यू स्वाति, मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब ठीक हैं। एकदम बढ़िया, सब एकदम अच्छे हैं हम लोग। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे गौरांग। गौरांग नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्ते स्वाति जी, मैं वडोदरा से, गुजरात से बात कर रहा हूँ जी, बताइए। हाँ जी, मेरे 2-3 सवाल है। अभी मेरा करंट एज 30 ईयर है और मैं गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा हूँ और मुझे अराउंड 10,000 पर मंथ म्यूचुअल फंड में SIP करना है। अच्छा। हाँ, तो उसके मेरे 2 गोल हैं। आफ्टर 18 ईयर्स चाइल्ड एजुकेशन के लिए अराउंड 1 करोड़ और रिटायरमेंट प्लानिंग आफ्टर 31 ईयर्स वो अराउंड 5 करोड़। अच्छा, तो उसके लिए मैंने आपको मेरे कुछ फंड्स के नाम भेजे हैं आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पे आपकी राय चाहिए। ओके। उसमें मैं कितना पर फंड, कितना उसमें कितने हजार, कितना परसेंट, कैसे उसको एलोकेट करें अपने निवेश को। जी, ओके। और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था कि अभी मेरा होम एक्सपेंस अराउंड 50,000 है। अच्छा। तो 2051 में जब मैं रिटायर होऊंगा तो अराउंड कितना होगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इसके अलावा हाँ जी, और NPS में मेरा 2019 से चालू है, जो 6,200 अराउंड मेरा एवरी मंथ कटता है। तो उसके हिसाब से मुझे 2051 में कितने पैसे मिलेंगे वो मुझे जानना था। ओके। और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी में मैंने 1,20,000 थ्रू SIP एवरी मंथ अराउंड 6,000 इन्वेस्ट किया था मैंने 2017 में। पर बाद में वो नेगेटिव रिटर्न काफी दे रहा था। तो बाद में मैंने SIP स्टॉप किया है, पर पैसा मैंने निकाले नहीं है। अच्छा। अभी भी। हाँ जी, और अभी अराउंड मेरा -0.30 है। पहले तो बहुत ज्यादा था पर अभी कम हुआ है, -0.30 हो गया है रिटर्न। तो उसमें बने रहना है या फिर निकल जाना है? हाँ जी, वो मुझे जानना था। ओके, सो अमूमन हम 4 कॉलर से, 4 दर्शकों से बात करते हैं शो में और 4 सवाल लेने की कोशिश करते हैं। आज एक ही दर्शक ने हमसे 4 सवाल पूछ लिए हैं, एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहले इनका लक्ष्य जरा क्विकली चेक करके बता सके अगर आप प्रॉब्लम कि ये रियलिस्टिक है या नहीं है। ओके स्वाति, इनके 4 क्वेश्चन हैं। पहले तो इन्होंने ये बताया कि इनकी एक SIP 10,000 की ये करेंगे और उसका 18 इयर्स में इनको 1 करोड़ चाहिए और फिर उसके बाद अराउंड 30 इयर्स के बाद इनको 5 करोड़ चाहिए जी। तो इस इन्वेस्टमेंट से तो वो पूरा नहीं हो पाएगा बेसिकली, क्योंकि अगर आज हम इनकी जो इस 10,000 की SIP को लेके चलें तो 18 साल के बाद अगर मैं 11% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हम लोग लेके चलते हैं क्या अगर, तो करीबन 67 लाख ये जमा कर पाएंगे। ओके। और अगर हम उसी पैसे को कंटिन्यू रखें और हमने 18 इयर्स में लेट्स से नहीं निकाला तो नेक्स्ट 30 इयर्स में ये अराउंड 2.76 करोड़ उससे जमा कर पाएंगे। पर इनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इनको 1 करोड़ पहले अपना 18 इयर्स के बाद चाहिए बच्चे के लिए और उसके बाद फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए भी चाहिए। तो स्वाति, एक तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट से पूरा नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक और चीज को इनकी यहीं पे ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने अपना एक्सपेंस दिया है कि अभी घर का है अराउंड
50,000 और ये जानना चाहते हैं कि वो कितना हो जाएगा। तो स्वाति अगर हम 5% इन्फ्लेशन लेके चलें तो जब तक ये रिटायर होंगे इनका महीने का खर्चा अराउंड 2.3 लाख हो जाएगा। बाप रे। और अगर हम 6% इन्फ्लेशन लेके चलें तो वो ऑलमोस्ट 3 लाख अ मंथ हो जाएगा इनका खर्चा। तो स्वाति यहाँ पे ना रिवर्स कैलकुलेशन करने की जरूरत है गौरांग जी को, क्योंकि इस टाइप के खर्चे को चलाने के लिए अगर हम ये मानते हैं कि 60 साल में रिटायर हो रहे हैं और मैंने 85 इयर्स तक लॉन्जिविटी लेके मैंने कैलकुलेट किया, तो इनका जो कॉर्पस है जो इनको चाहिए होगा वो 7 to 10 करोड़ के बीच में चाहिए होगा, डिपेंडिंग हम कि क्या इन्फ्लेशन रेट लेके चल रहे हैं, हम 5% या 6%, और हम क्या रिटर्न लेके चल रहे हैं। मैं 11% रिटर्न लेके चल रही हूँ। उस टाइप के कॉर्पस से जब ये कल को उसको इन्वेस्ट करेंगे और कुछ मंथली अर्न करना शुरू करेंगे तब इनका महीने का खर्चा चलेगा। तो इनको डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की जरूरत है। ओके। पहली चीज। दूसरा स्वाति, इनका एनपीएस में भी ऑलरेडी मनी जा रहा है। इन्होंने बताया कि वो ऑटो चॉइस वाले ऑप्शन में जा रहा है। अब विद इन ऑटो चॉइस भी 3 टाइप के प्लान्स होते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव जी। तो इन्होंने कौन सा सिलेक्शन किया है पूछ लेते हैं अगर मैं ब्रॉडली। हाँ जी श्योर। गौरांग जी। हाँ जी। ऑटो चॉइस के अंदर आपने क्या सिलेक्शन किया है निवेश के लिए? क्या सर कौन? उसमें मुझे ख्याल है तब तक उसमें 50-50% का है शायद, 50% इक्विटी है और 50% डेट, ऐसा है शायद। ओके ओके सो प्रोबेबली मॉडरेट लग रहा है स्वाति इनका होगा जो इनने चूज किया है। अगर मैं 9% रिटर्न्स के साथ अज्यूम करूं तो इनका ये जो अभी मंथली कंट्रीब्यूशन है ये इनको अराउंड 1.4 करोड़ दे पाएगा इनकी रिटायरमेंट तक। ठीक है। तो इनको डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करने की जरूरत है। मैं इनको अमाउंट भी बता देती हूँ। अगर ये अपने बच्चे के लिए चाहते हैं कि 18 इयर्स में अराउंड 1 करोड़ इनके पास हो तो इनका मंथली एसआईपी करीबन 14,000 होना चाहिए अभी। और स्वाति ये ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे 10,000 डालते रहे वो 18 साल में करीबन 67 लाख हो जाएगा। साथ में बच्चे के लिए चाहे एक पीपीएफ खोल ले वो भी करीबन 40 लाख हो जाएगा। तो मतलब एक ही एसेट में डालने की बजाय थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके एक फिक्स्ड इनकम चॉइस कर सकते हैं बेसिकली प्रोडक्ट की। और अगर इनको अपनी रिटायरमेंट तक एक 7 to 10 करोड़ का कॉर्पस जमा करना है तो इनकी मंथली एसआईपी अब करीबन 25,000 से लेके 38,000 के बीच में होवर करनी चाहिए, डिपेंडिंग कि हम फाइनल कैलकुलेशन क्या लेके चलते हैं। ओके। एक सवाल इनका और था, पहले तो इनके जिन्होंने फंड सेलेक्ट किए हैं उस पर कोई आपकी राय? जी स्वाति इनने अराउंड 6 फंड्स अभी सेलेक्ट किए हैं। मैं इनको एक सजेशन दूंगी, इनका काफी अच्छा है जो एलोकेशन इनने इनफैक्ट अभी चूज किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इनने ग्लोबल फंड भी उसमें ऐड किया है जो नास्डैक 100 है। मैं यहाँ पे 2 इनको सजेशंस देना चाहूंगी। एक तो गौरांग जी क्या कर सकते हैं कि अभी एक्सेस लार्ज कैप इट्स अ वेरी नाइस परफॉर्मिंग फंड, तो थोड़ी सी टेंडेंसी होती है इन्वेस्टर्स की कि अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है फंड वो पिक कर लिया जी। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और हमें नहीं पता कि नेक्स्ट 10-15 इयर्स में कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड होगा। सो आई थिंक लार्ज कैप कैटेगरी में ये सिंपली एक इंडेक्स फंड को चूज कर लें। ओके। एंड स्वाति आउट ऑफ द एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड एंड पराग पारिक, इन दोनों का ब्रॉडली मैंडेट, हम जिसको पहले मल्टी कैप बोलते थे, एटलीस्ट पराग पारिक अब फ्लेक्सी कैप हो जाएगा। इन दोनों का मैंडेट ऐसा है कि अक्रॉस मार्केट कैप घूम सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बट इन दोनों फंड्स में ग्लोबल एलोकेशन ऑलरेडी है। पराग पारिक में अराउंड 29% है और जो एसबीआई का फंड है उसमें भी अराउंड 7-8% है ग्लोबल एलोकेशन, और ये ऑलरेडी एक ग्लोबल फंड ले रहे हैं। तो इन तीनों मतलब एक ग्लोबल फंड अपना कंटिन्यू कर ले, पर इन दोनों में से एक ही को चूज करें बिकॉज इनका ले दे के एक्सपोजर कुछ ग्लोबल कंपनीज को पर्टिकुलरली लाइक अल्फाबेट एंड माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा हो जाएगा। मतलब डुप्लीकेशन हो जाएगी डाइवर्सिफिकेशन की जगह। ओके, ऑलराइट। और एक आखिरी सवाल इनका, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड परफॉर्मेंस के लिहाज से देखिए तो बहुत इम्प्रेसिव तो खैर कतई नहीं रहा है। 2006 में लॉन्च हुआ था और रिटर्न सिंस लॉन्च भी 12%, जो स्मॉल कैप के लिहाज से थोड़ा कम लगता है। कम है, राइट।
स्वाति, अब ऑब्वियसली इसमें 63% के करीब स्मॉल कैप है और 24% मिड कैप है। और होता क्या है यूजुअली, जैसे ये एसआईपी अपनी कर रहे थे, डालते गए, अब जब ज्यादा डिप आती है तब हम एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, एंड दैट इज द टाइम एक्चुअली जब इनका थोड़ा सा एनएवी एवरेज आउट हो जाता है शायद, बल्कि अगर इस टाइम पे इनने कंटिन्यू किया होता। पर मैं तो भी बोलूंगी स्मॉल कैप फंड है, एक बेसिक जो टाइम होराइजन है वो भी हमें 7 to 10 years लेके चलना है। 3 साल थोड़ा कम टाइम है कि जस्ट बिकॉज नेगेटिव में है निकाल लें। ऑल्सो स्वाति, इसका जो पोर्टफोलियो है, जो सेक्टर एलोकेशंस हैं इसमें, उन सेक्टर्स ने अभी पास्ट कुछ टाइम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सो मैं बोलूंगी कि एकदम अभी ना निकालें, बहुत ज्यादा मनी भी इसमें नहीं इनका है फंसा हुआ, तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करें, ही शुड गिव इट सम मोर टाइम। ओके, ऑलराइट। गौरांग जी, गौरांग जी आप हैं हमारे साथ? हाँ जी। सारे सवालों के जवाब मिल गए आपको सर? हाँ मैम, एक चीज पूछना था कि इंडेक्स फंड में एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स प्लान ठीक रहेगा? गौरांग जी, आप निफ्टी वाला फंड ले लीजिए इंडेक्स के लिए, बिकॉज निफ्टी में हमें 50 स्टॉक्स मिल जाते हैं, सेंसेक्स में हमें 30 मिलते हैं। ओके, ठीक है मैम। ओके, चलिए यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल स्वाति मोरे जी का, 38 साल की उम्र है इनकी और काफ़ी लंबा सवाल भेजा है, तो मैं आराम से पढ़ती हूँ उसे ज़रा। बड़ा बेटा अभी 8 साल का है और क्लास 3 में पढ़ता है, छोटा बेटा अभी 2 साल का है, और इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं हालांकि, और जो निवेश है वो मुझे लगता है बच्चों के लिए ही ज़्यादातर फोकस करके उन्होंने रखा है अपना। तो जो फंड्स की डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं, प्रॉब्लिन आपके पास भी है। मोस्टली लमसम इन्वेस्टमेंट मुझे ज़्यादा दिख रहा है इनके पूरे पोर्टफोलियो में। गोल जो है वो 7 साल के बाद इन्हें 2 लाख रुपए चाहिए, और 8 साल के बाद करीब 6.5 लाख, और 10 साल के बाद 22 लाख रुपए। लमसम अमाउंट 2019 मार्च में निवेश किया था। 2018 में इनको लगा कि जो इनके जो बाकी 3 फंड्स हैं, फर्स्ट 3 फंड्स जो लिस्ट में हैं, वो बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट 3 फंड्स, फर्स्ट 2 फंड्स, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी यहाँ पे। कुछ फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और वो अब जानना चाहती हैं कि कैसे अपने इस पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाए। और ये सारा जो निवेश है ये पूछ रही है बड़े बेटे के लिहाज से, छोटे बेटे के लिए वो अलग से हमें फिर कभी मेल करेंगी। तो बताएं कैसे आप इन्हें क्या गाइडेंस देंगी, किस तरीके से इनको आगे बढ़ना चाहिए? स्वाति, ये आपके नेम सेम है इनका, स्वाति जी का जो क्वेश्चन है। सो इनके पास अराउंड 7 फंड्स हैं स्वाति यहाँ पे, एंड थोड़ा सा डुप्लीकेशन भी है कैटेगरी का, बिकॉज इनके लार्ज कैप में 3 फंड है, मिड कैप 1 है, उसके बाद इन्हें स्मॉल कैप भी 2 लिए हैं, और एक मिड लार्ज कैप फंड भी है। बट आई थिंक इस टाइम पे जो सबसे पहली चीज इन्हें पूछी है कि कुछ अगर चेंज करना है पोर्टफोलियो पे, मुझे लगता है अभी चेंज ना करें, अभी जैसा है वैसे ही रहने दें। यहाँ पे इन्होंने अपने क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन की थी, दैट शी सेड दैट शी इज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10% रिटर्न एवरी ईयर। स्वाति, यहाँ पे आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि फिक्स्ड इनकम की तरह इक्विटीज तो ऐसे लीनियर फैशन में ऊपर जाती नहीं है, जहाँ पे हम जैसे हम पीपीएफ में डालते हैं, ईपीएफ में तो हम सालाना देखते हैं 8.5% की कंपाउंडिंग से आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती चली जाती हैं। इक्विटीज में तो ऐसे नहीं होता, वो तो ऊपर नीचे जाके ही ग्रो होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे घबराएं ना, सबसे पहली चीज। दूसरा स्वाति, यहाँ पे ब्रॉडली एक ले पर्सन के लिए हम लोग क्या होता है, हम पुराने रिटर्न्स देखते हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करके हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया। मैं ये बोलूंगी कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस जो इनकी अपने रिटर्न्स की हैं वो भी थोड़ी ऑन द हायर साइड है। एक रूल 72 होता है, विच इज अ वेरी इजी एंड अ क्विक मैकेनिज्म, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल होने वाली है। तो अगर हम लोग आज की तारीख में 9% रिटर्न, चलिए 10% सिंप्लीफिकेशन के लिए लेके चलते हैं, 10% का भी एक रिटर्न लेके चले, तो भी 7.2 इयर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट्स पूरी डबल होंगी। एंड जो इनकी रिक्वायरमेंट है स्वाति, वो है 6 lakhs and then 2 lakhs and then 22 lakhs, which is thrice, मतलब इनको करीबन 30 लाख रुपए चाहिए। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी ऑन द हायर साइड है, प्लस इक्विटी है, सो
मुझे लगता है कि चेंज ना करें अपने पोर्टफोलियो में। एक मैं इनको छोटा सा यहाँ सजेशन देना चाहूंगी, अगर अपने मंथली जो सेविंग्स हैं उसमें से 2000 से लेके 5000 तक की ये आज एक SIP शुरू कर सकती हैं, तो वो कर लें। प्रोबेबली बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी में जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन होता है, मुझे वो सही लग रहा है यहाँ पे। उससे स्वाति ये अपनी जो 7th ईयर और 8th ईयर की रिक्वायरमेंट है इनकी ब्रॉडली पूरी हो सकती है। एंड अभी फिर हमारे पास जो ये अभी लमसम इन्वेस्टमेंट है, इसको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा इनकी फाइनल जो लमसम की इन्वेस्टमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए बेसिकली। ओके और निपॉन लार्ज कैप से भी आप कह रही हैं कि अभी उसको छूने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो भी बहुत ही परफॉर्मेंस वाइज। मैं इसका यहाँ पे जी स्वाति यहाँ पे मैं इसका रीजन थोड़ा सा बताती हूँ। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, उसने बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स को पुल करके ऊपर खींचा है ऑब्वियसली। निपॉन में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा अंडरवेट है, दैट इज जस्ट वन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग। सो हर फंड की सी एक अलग तरीके से पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है वो सारे लार्ज कैप स्टॉक्स ही ऑब्वियसली बिकॉज इट्स लार्ज कैप फंड। पर कई बार आपके कुछ एलोकेशंस ऐसे होते हैं जहां पे इन अ सर्टेन टाइम पीरियड दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। बट यहाँ पे ना अभी अगेन उनका टाइम मुझे लगता है वो उनके लिए प्रेशियस है। एग्जिट ना करें लॉसेस में, कुछ भी बने रहें। साइकिल्स आते हैं, ऊपर नीचे होते हैं फंड्स। आई थिंक शी शुड स्टे पुट फॉर द टाइम बीइंग। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर व मैनेजिंग पार्टनर प्रबलीन वाजपेयी। अगला सवाल लेते हैं पवन कुमार जी का। सवाल ईमेल के जरिए आया है हमारे पास। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ELSS में ये चाहते हैं निवेश करना। सवाल ये है कि क्या ये वक्त सही है इक्विटी लिंक सेविंग फंड में निवेश करने के लिए। साथ ही ये भी इन्होंने पूछा है कि मुझे इन्वेस्ट करने के बाद डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए क्या प्रूफ मिलेगा और कौन सा फंड बेहतर है। पेटीएम मनी और ग्रो ऐप में से कौन सी ऐप बेस्ट है। तो पहली बात तो वक्त सही है या नहीं। वक्त कोई गलत नहीं होता है प्रबलीन निवेश शुरू करने का। जी तो बताएं कि बेस्ट फंड कौन सा है ELSS में। यार स्वाति ने लिखा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इनका ऑलरेडी कुछ EPF PF वगैरह कटता होगा। सो मतलब अच्छा 1.5 लाख तक की लिमिट है, चाहे अब आप ELSS में डाल लें चाहे आप EPF में डाल लें। और तो एक तो सबसे पहले ये अपनी कैलकुलेशन जरूर कर लें कि इनको ELSS की एक्चुअली में जरूरत है और कितनी जरूरत है, उतना ही एलोकेशन करें बिकॉज ये क्लोज्ड एंडेड होते हैं। तो अपनी एक बार उस हिसाब से प्लानिंग कर लें। दूसरा, क्योंकि इनको थोड़ी सी टाइमिंग की चिंता है, तो लेट से जो भी शॉर्टफॉल इनका पड़ रहा हो ATC में डिडक्शन के लिए क्लेम करने के लिए, उतना एक गो में ना डालें। सो लेट से अगर 60,000 की जरूरत है जो शॉर्टफॉल है, तो 5,000 महीने की SIP कर लें। अगर पूरा 1.5 लाख ही डालना है तो फिर 12,500 की SIP कर लें। सो डेफिनेटली स्वाति मतलब SIP रूट चूज कर लें। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इनको कुछ प्रूफ जो दिखाना होगा डिपार्टमेंट को, तो उसके लिए तो जो स्टेटमेंट आती है फंड हाउसेस से वो सफिशिएंट होती है। हर कोई अपनी स्टेटमेंट्स ही दिखाता है, वहां पे प्रोवाइड करता है। अब ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड्स में या नहीं है, इनने कुछ लिखा नहीं है, बट इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक सलाह इनको देना चाहूंगी कि अगर फर्स्ट टाइम इक्विटीज में जा रहे हैं तो अगर ELSS फंड भी उठाते हैं स्वाति, तो प्रेफरेबली ऐसे फंड्स उठाएं जिनका थोड़ा सा लार्ज कैप का कंपोनेंट ज्यादा हो। जिसमें ये एक्सेस को देख सकते हैं अराउंड 80% लार्ज कैप में है, मेरे में अराउंड 70% है, ICICI के टैक्स सेवर में अराउंड 62% है। थोड़ा सा ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी लार्ज कैप फंड में, स्पेशली इफ ही इज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। अगर बाकी इन्वेस्टमेंट्स पहले कर चुके हैं देन तो वो अपना कॉल ले सकते हैं। बट अभी उन फंड्स में जिनमें मिड या स्मॉल कैप एलोकेशन है ज्यादा, उनको अवॉइड करें ELSS के लिए। और ऐसा क्यों? अगर ये पहले के अगर नए निवेशक नहीं है
तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप फोकस्ड ओरिएंटेड ईएलएसएस में निवेश करना सही होगा? स्वाति, अगर जैसे पहले से सपोज इनका कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में ओवरऑल, तो इनको डेफिनेटली अपने जो बाकी फंड्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं उनसे देख लें कि अभी इनका एलोकेशन किस में ज्यादा बन रहा है। क्या पता ऑलरेडी लार्ज कैप फंड्स लेके रखे हो उनने, तो क्या अभी बेसिकली एलोकेशन है उस हिसाब से फिर एडिशनल ईएलएस का चूज करें। और अगर अब तक इन्वेस्टमेंट कभी किया नहीं है देन थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी इज अ बेटर अप्रोच, तो फिर लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड से शुरुआत करें। और क्योंकि ये डायरेक्टली निवेश करने वाले चीज जानना चाहते हैं हाँ, क्योंकि डायरेक्ट आई थिंक ये किसी ब्रोकर या एडवाइजर के थ्रू नहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारे तमाम तरह के ऐप्स अवेलेबल है आजकल जिसके जरिए निवेश कर सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस क्या होती है? स्वाति, अगर डायरेक्ट ही जाना है तो फिर मैं तो बोलती हूँ कि सीधा फंड हाउस के वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अगर मतलब इस तरीके का चॉइस का उनको डिलेमा है। अदरवाइज ये सारे क्रेडिबल नेम्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ एप्स व्हिच आर अवेलेबल। अदरवाइज सिंपल है कि आप अपने फंड हाउस की वेबसाइट से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चूज कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अब हम सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और इस हफ्ते हम फंडनामा में बात कर रहे हैं ईएसजी फंड्स के ऊपर कि आखिर ये है क्या। ये नाम एकाएक आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिला होगा और पिछले 2-3 महीनों में इनफैक्ट इस साल 4 या 5 ईएसजी फंड्स लॉन्च हुए हैं। एक्सिस ने भी कर लिया है लॉन्च, आईसीआईसीआई, मिरे सब ने लॉन्च किया है अपना ईएसजी फंड। व्हाई ऑल ऑफ ए सडन, इसका एक तो पहले डेफिनेशन बता दें कि ईएसजी क्या है और ये एकाएक क्यों थीम इतनी ज़्यादा खबरों में आ गई है। राइट स्वाति, तो जब हम नॉर्मली कोई भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनता है तो स्टॉक्स को जब सिलेक्ट किया जाता है तो उनके फाइनेंशियल्स देख के सिलेक्ट किया जाता है कि कितना प्रॉफिट है और कितना डेट है, इस टाइप के रेशियोज को देखा जाता है। जबकि जब हम ESG की बात करते हैं तो हम 3 एडिशनल फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। द फर्स्ट इज एनवायरमेंट, सेकंड है सोशल एंड थर्ड इज गवर्नेंस। यानी कि उस कंपनी का एनवायरमेंट पे क्या असर है, उसकी गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स कैसे हैं और सोशली वो कैसे परफॉर्म करती है, जैसे कि कहीं चाइल्ड लेबर वगैरह तो नहीं है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। तो इन 3 एडिशनल फैक्टर्स को इंक्लूड करके चला जाता है जब हम ESG कंप्लायंट कंपनीज की बात करते हैं। एंड कुछ एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं जो डिफरेंट कंपनीज को ESG के स्कोर्स देती हैं। सो जैसे जो कंपनी लेट्स से टोबैको में डील कर रही है, वेपन्स में डील कर रही है, उसका ESG स्कोर कम होगा, या फिर बहुत पोल्यूशन कॉज करती है। और वही कंपनीज जो बाकी एनवायरमेंट या गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स में बहुत हाई हैं तो उनकी ESG स्कोर्स ज्यादा हाई। ये कौन सी कंपनियां है प्रॉब्लम जो ये स्कोर देती हैं? ये इंडियन कंपनियां हैं या फिर बाहर की विदेशी कंपनियां हैं? इंडियन एंड बाहर दोनों हैं। डिफरेंट एनालिटिकल कंपनीज हैं जो इस टाइप की प्रोवाइड करती हैं स्वाति। बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये जो कॉन्सेप्ट है ESG का, ये बेसिकली वेस्ट से आया है। एंड अभी हमने इस साल इन लास्ट ईयर यूएस में, यूरोप में, विच आर वेरी ह्यूज इनके इन्फ्लोज आए हैं ESG कंप्लायंट कंपनीज में। बट एक चीज जो डिफरेंस है स्वाति वहां की कंपनीज और इंडिया में, कि वहां पे ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ टॉप कंपनीज आर आल्सो उनके ऑलरेडी ESG में या वो एनवायरमेंट को लेके या गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को लेके ऑलरेडी बहुत हाईली परफॉर्म कर ही रहे थे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो वाटर सॉल्यूशंस हो गए, जैसे कि रिसाइकलिंग हो गई या उनका ग्रीन हाउस जो इम्पैक्ट है, इन चीजों पे ऑलरेडी काफी मैसिवली काम कर रहे हैं। और भारत में ये काफी नया, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत नया है। क्विकली एक लाइन में, प्रॉब्लम वक्त नहीं है हमारे पास, आपकी राय में निवेशकों को क्या इसमें इस वक्त निवेश करना चाहिए या फिर थोड़ा इंतजार करने के बाद इसको ट्राई करें? स्वाति, एज अ कॉन्सेप्ट इट्स वेरी गुड। बेसिकली हर कंपनी को इन स्टैंडर्ड्स को बेसिकली इम्प्लाई करना चाहिए। कंपनीज ये काफी अजाइल मानी जाती हैं। इंडिया में ESG कंपनीज का यूनिवर्स थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे हमारे पास निफ्टी 100 है, जो निफ्टी 100 ESG कंपनीज हैं वो 88 कंपनीज ही हैं इस टाइम पे। सो जो डिफरेंट फंड्स हैं वो अपने मैंडेट्स के हिसाब से ESG स्कोर्स और ये पिक करते हैं और कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो मैं बोलूंगी कि कुछ बहुत
अल्टीमेटली कुछ एलिमिनेशन ही होगा जो करंट कंपनीज हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जैसे एक्सिस हो गया, वो बाहर भी इन्वेस्ट करता है, बिकॉज बाहर हमारे पास ESG कंप्लायंट कंपनीज ज्यादा हैं। तो इट्स नॉट समथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इट इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो इस टाइप की कंपनीज में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली, बट स्वाति ओवरऑल करंट पोर्टफोलियोज के साथ जरूर मैच कर ले एक बार एसेट मतलब क्या सेक्टोरल एलोकेशंस वगैरह होंगे, वरना डुप्लीकेशन होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉब्लिन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू स्वाति। और हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहता है। सवाल आपको जहां भी भेजने हैं वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर रहती है। सवाल जब भी भेजते हैं तो अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात कर सकें। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।